आज आपकी हम मुलाकात करवाने जा रहे हैं एक बेहद ख़ास मेहमान से, जिन्हें मैं बहुत लंबे समय बाद आज वापस मिल रहा हूँ। उनसे काफ़ी समय बाद मुलाकात हो रही, तो पहले मैं नाम नहीं बताऊँगा। पहले मैं उनका काम बताऊँगा। तो पहले तो वो उन्होंने डॉक्टरेट की है, पीएचडी की हुई है। उसके अलावा सुनिएगा ध्यान से, हाँ, वॉर्टन स्कूल, यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया से उन्होंने फाइनेंस में मास्टर्स की डिग्री ली हुई है। चलाएंगे तो नाम तो आ जाएगा, चल कोई बात नहीं। इसके अलावा उन्होंने केमिकल इंजीनियरिंग की है आईआईटी दिल्ली से। सीएफए भी किया। अब बताओ, मैनेजमेंट हो गया, सीएफए हो गया, फाइनेंस हो गया, इंजीनियरिंग भी हो इंजीनियरिंग हो गया। कोई और कोई पढ़ाई बची है? अच्छा, और डॉक्टरेट तो की है, पीएचडी भी। उनका अनुभव बताता हूँ आपको। वो रह चुकी हैं सीनियर मैनेजिंग डायरेक्टर ब्लैकस्टोन जैसी दुनिया की सबसे टॉप जो मैनेजमेंट कंसल्टेंसी और प्राइवेट इक्विटी फर्म्स हैं उनमें। इसके अलावा वो चीफ इन्वेस्टमेंट ऑफिसर रह चुकी हैं ब्लैकस्टोन में ही। मैनेजिंग डायरेक्टर और सीनियर पोर्टफोलियो मैनेजर रही हैं वो ओपन हेमर जैसे बड़े एफआई फंड में। और इसके अलावा सीआईबीसी वर्ल्ड मार्केट्स के साथ भी उनका एसोसिएशन रहा है। आइए मुलाकात करते हैं पैसिफिक पैराडाइम एडवाइजर्स की फाउंडर पुनीता कुमार सिन्हा। नहीं, डॉक्टर पुनीता कुमार सिन्हा। पुनीता जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद समय देने का। इस बार मुझे लगता है बहुत लंबे समय बाद मुलाकात हो रही है आपसे, राइट? हाँ, काफ़ी लंबे समय लगता है, भूल ही गए थे। अरे नहीं नहीं, ब क्या बात कर रहे हो, सब कुछ तो याद है, सारा बताया देखो आपने, कुछ गलत तो नहीं? वेल थैंक यू फॉर दैट बहुत नाइस इंट्रोडक्शन। थैंक यू और काफ़ी दिन के बाद आपसे बात हुई, जी। अच्छा लग रहा है। थैंक यू मैम। चलिए शुरुआत, वैसे तो आपकी इंडियन मार्केट्स, ग्लोबल मार्केट सब पर बहुत ही गहरी पकड़ और एक्सपर्टाइज है। पहले थोड़ा ग्लोबल मूड माहौल के साथ शुरुआत करते हैं। ट्रेड डील को लेकर जो अब हम फाइनल स्टेज की तरफ बढ़ रहे हैं, कैसे देख रहे हैं आप ये? क्या कुछ इस तरह की ट्रेड डील हो सकती है जो विन विन सिचुएशन हो, हमारे बाजारों पर, इकोनॉमी पर किस तरह का इम्पैक्ट डाल सकती है, ज़रा समझाइए। जैसे बाकी ट्रेड डील्स हुई हैं, उसके हिसाब से मेरे ख्याल से इंडिया की जो ट्रेड डील होगी वो इतनी सख्त नहीं होगी, क्योंकि सारा वर्ल्ड जो है वो इंडियन कंज्यूमर्स को एक्सेस चाहता है। क्योंकि अब पहले जैसे 10 साल पहले सब लोग यूएस की तरफ कंज्यूमर्स को देखते थे कि यूएस कंज्यूमर्स की एक शेयर मिलना चाहिए कंपनीज को। अब वैसा ही लोग इंडिया के बारे में सोचते हैं, सारी ग्लोबल कंपनीज इंडिया में आना चाहती हैं। तो ये जो ट्रेड डील है, एक तरफ से वो अ, इसलिए हम लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि फॉरेन कंपनीज इंडिया में आके अपने ब्रांड्स को अप इंडियन कंज्यूमर्स को बेचना चाहती हैं। साथ-साथ में इंडिया भी एक्सपोर्ट्स चाहता है, क्योंकि हम लोग ऑब्वियसली हम लोग को भी अपने कई सारे सेक्टर्स में, आईटी में तो है ही, टेक्सटाइल्स, मेडिसिन्स, बहुत सारे सेक्टर्स में हम लोग को भी अपने एक्सपोर्ट्स बढ़ाने हैं। तो इसलिए दोनों तरफ से काफ़ी नेगोशिएशन चल रही है। अम, पर मेरे ख्याल से जो इंडिया पे जो इतनी सख्ती बाकी देशों पे लगाई गई है, उतनी नहीं लगाई जाएगी। अ, तो और प्रेज़िडेंट ट्रंप के जो अभी जिस डिफरेंट डिफरेंट उन्होंने डील्स करी है, उससे लगता है कि वो टेस्ट करते हैं, वो कितना पुश कर सकते हैं। और अगर ज़्यादा पुशबैक मिले तो वो थोड़ा हट सकते हैं अपने स्ट्रॉन्ग पोज़ीशन से। तो आई थिंक ये डील जैसे भी होगी एंड में, मतलब जितना बेस्ट हम दोनों गवर्नमेंट्स कर सकती हैं, वो करेंगी। और एक और एग्ज़ाम्पल मैं देना चाहती हूँ कि कोई चीज़ें जैसे कि हेडलाइन अनाउंसमेंट होती है, जैसे कि हार्ली डेविडसन जो है, उसपे बोला गया कि इंडिया 0% टैरिफ लगाएगा। पर हार्ली डेविडसन कोई खास थ्रेट नहीं है इंडियन मार्केट के लिए, कि क्योंकि जो उनके बाइक्स हैं वो बहुत हाई एंड बाइक्स हैं और बहुत ही महँगे हैं, तो बहुत फ्यू कंज्यूमर्स खरीद पाएँगे। तो यूएस भी खुश कि हार्ली डेविडसन को 0% टैरिफ मिला, और इंडिया भी खुश क्योंकि इंडिया में कोई खास, हमारी जो बाइक मार्केट है, टू व्हीलर मार्केट है, उसमें इतना बड़ा डेंट नहीं आएगा। अच्छा, तो एक विन विन डील दोनों देशों के लिए हो सकती है। इंतज़ार है बस कब अनाउंसमेंट हो। लेकिन इस बीच भारतीय बाजारों पर थोड़ा सा डायरेक्शन के लिहाज से आपसे राय लेना चाहता हूँ। पहले एफआईएस के एक्शन के लिहाज से आप बहुत अच्छे से उनको समझती भी हैं। क्या वजह है जो एफआईएस रुके हुए हैं? हालांकि बड़ा नहीं बेच रहे, लेकिन पैसा लगाने के मूड में भी नहीं है। हमें तो लगता है हमारे यहाँ सब कुछ ठीक चल रहा है। आप एक चीज़ का ध्यान देना होता है कि जो एफआईआईज़ हैं, मोस्ट ऑफ देम जो है इमर्जिंग मार्केट फंड्स,
वो सारे वर्ल्ड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो आप लास्ट फ्यू इयर्स में इंडिया ही एक मार्केट रही है जो इतना चली है। अब चाइना में भी कुछ इम्प्रूवमेंट आई है तो लोग चाइना में भी इन्वेस्ट किए हैं, तो चाइनीज मार्केट इस साल ज़्यादा बेटर की है इंडियन मार्केट से। और उसकी वैल्यूएशन डिस्पैरिटी भी तो देखिए आप, चाइनीज और इंडियन मार्केट्स की, बाकी इमर्जिंग मार्केट्स की वैल्यूएशन डिस्पैरिटी। तो जहाँ पर स्टेबलाइजेशन आती लग रही है, अभी जैसे इंडोनेशिया के साथ में ट्रेड डील हुई, तो ये बाकी जो मार्केट्स हैं इनमें भी जो है वैल्यूएशन इंडिया से जनरली बेटर रही हैं, तो इसलिए कुछ फंड फ्लोज उधर गए हैं, तो ये कोई सरप्राइजिंग बात नहीं है। और फंड फ्लोज इंडिया के लिए हमेशा लॉन्ग टर्म सेक्युलर रहेंगे, जैसे आपने बोला ज़्यादा बेचे नहीं, तो जो उनका होल्डिंग है वो तो है अभी, और धीरे-धीरे शायद जैसे उनको फ्लोज़ और आएँगे, वो शायद इंडिया में आएँगे। बट हम लोग को ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट में रखना चाहिए कि हम लोग की वैल्यूएशन जो है वो काफ़ी अदर मार्केट से हायर चल रही है, और अपने ओन हिस्ट्री से भी हायर चल रही है। ठीक बात है। तो ये एफआईएस का रुझान। अब आइए नतीजों के सीजन पर आपसे एक बार ज़रा राय लेना चाहता हूँ। शुरुआत तो हुई है आईटी कंपनियों के साथ, अब धीमे-धीमे बाकी रिजल्ट्स भी आने लगेंगे। क्या लगता है इसी तिमाही से थोड़े रिजल्ट्स में सुधार की उम्मीद रखें या अभी 1-2 तिमाहियाँ और रुकना पड़ेगा हमें? अभी तक कहना मुश्किल है, रिजल्ट सीजन अभी चालू हुआ है। रिजल्ट सीजन में आईटी कंपनीज ने डिसअपॉइंटिंग नंबर्स दिए हैं, एस्टिमेट्स उनके कम होंगे, अर्निंग्स नेगेटिव सरप्राइज आया है, एंड उसका ऑब्वियसली कारण भी यूएस लिंक्ड है। एंड अभी बाकी कंपनीज का कह नहीं सकते, बट कुछ जो स्लो डाउन थोड़ा बहुत हमको लास्ट क्वार्टर में दिखने को आया था कुछ सेक्टर्स में, वो हो सकता है इस वाले क्वार्टर में हमको वो अर्निंग्स में नजर आए। तो अभी आई थिंक वॉच करना पड़ेगा। कुछ कंपनीज जैसे यूएस में भी हमने देखी है अर्निंग्स आ रही हैं, तो कई कंपनीज की अच्छी आ रही हैं, कई कंपनीज की बिलो एक्सपेक्टेशंस आ रही है। जहां पर बिलो एक्सपेक्टेशंस है वहां पे स्टॉक्स बहुत ज्यादा बैडली पनिश हो रहे हैं, क्योंकि सारे लास्ट ईयर इस ईयर मार्केट्स जनरली तेजी में ही हालांकि वॉलेटाइल रही हैं, पर जनरली अप ट्रेंड में ही रही हैं। तो इसलिए इन्वेस्टर्स जो हैं हेवीली पनिश भी कर रहे हैं जिन कंपनीज के अर्निंग्स नेगेटिव आए हैं। तो आई थिंक मिक्स्ड ही आएंगे, और उनके बाद ही थोड़ी क्लैरिटी इमर्ज करेगी कि कौन सी कंपनीज बेटर पोजिशन है इस एनवायरनमेंट में। ये है आपके नतीजों के बारे में पूरा का पूरा व्यू। अब आइए बाजार पर अपनी राय दें। क्या लग रहा है इन लेवल्स के आसपास बाजार के वैल्यूएशन सस्ते हैं, रीजनेबल हैं या महंगे हो चुके हैं? नहीं, जैसे मैंने बोला वैल्यूएशंस तो इंडिया की महंगे साइड पर ही हैं। हम लोग अपने मल्टीपल्स देखिए वो थोड़े से हिस्टोरिक एवरेजेस से ज़्यादा हैं। बाकी कंट्रीज़ के कंपैरिज़न भी ज़्यादा है, पर वो कोई नई बात नहीं है। इंडिया के वैल्यूएशंस हमेशा ही हाई रहे हैं, और पर अर्निंग्स ग्रोथ हम लोग की काफ़ी स्ट्रॉन्ग रही है। पर अभी आप अगर देखें नेक्स्ट 12 मंथ्स 18 मंथ्स की जो एनालिस्ट के अर्निंग्स एस्टिमेट्स हैं और अर्निंग्स एक्सपेक्टेशंस है मार्केट की, वो थोड़ी म्यूटेड है कंपेयर टू पहले। जैसे सब लोग बोलते थे 15-20% इंडिया की अर्निंग्स ग्रोथ आएगी ही। अभी कई सारे एनालिस्ट जो हैं वो इंडिया की अर्निंग्स ग्रोथ को 10 से 12% तक, थोड़ा सा जो 15 से 20 होता था वो अब 10 से शायद 15 हो गया है। तो थोड़ा उसको डाउनग्रेड किया गया है, क्योंकि अ, थोड़ा बहुत स्लो डाउन जो नज़र आया था हम लोगों को लास्ट ईयर से अभी तक, और जो अनसर्टेनिटी है टैरिफ्स की, जैसे कि कुछ सेक्टर्स में अभी भी अनसर्टेनिटी है, फार्मा में अनसर्टेनिटी है, और कुछ और सेक्टर्स में अनसर्टेनिटी है। वो कैसे प्ले आउट होगा, उसके कारण भी थोड़ा बहुत म्यूटेड है। पर सेक्युलर स्टोरी है इंडिया की। इकोनॉमी हमारी, जीडीपी ग्रोथ अभी भी सब कंट्रीज से बेटर है। हमारा अपना डोमेस्टिक इकोनॉमी इतना स्ट्रांग है कि हम एक्सपोर्ट मार्केट पे इतना डिपेंड नहीं करते, और हमारी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी भी है। तो उस सब को ध्यान रखते हुए इंडियन मार्केट एक लॉन्ग टर्म अट्रैक्टिव मार्केट रहेगी। शॉर्ट टर्म में बीच-बीच में पेन आ सकता है, जियो पर रिस्क्स, ग्लोबल रिस्क्स के कारण ज़्यादातर।
अब पुनिता जी, ऐसे में अगर भारतीय बाजारों में लोगों को लगाना है पैसा, तो क्या लगता है आपको, क्या पसंद है आपको? सो अभी जो ट्रेंड जैसे कि 3-4 ट्रेंड्स जो कि नज़र आ रहे हैं। एक तो जैसे मैंने बोला कि फार्मा, मेडिसिन्स, इन पे अभी टैरिफ अनसर्टेनिटी है। तो उधर वेदर 1 ईयर की राहत मिलेगी, फार्मा कंपनीज़ को 2 साल की मिलेगी कि टैरिफ लगेगा ही नहीं और कितना लगेगा और कौन-सी कंपनीज़ इम्पैक्ट होंगी। तो एक वहाँ पे अनसर्टेनिटी है। पर साथ-साथ में जो इंडियन हॉस्पिटल सेक्टर है, हेल्थ केयर सेक्टर है, इंडिया सेंट्रिक डायग्नोस्टिक्स, इंडियन सर्विसेज, इंडियन कंज्यूमर्स को लेकर, नॉट एक्सपोर्ट ओरिएंटेड, वैसी जो वहाँ पर कंपनीज जिनका बिजनेस ज़्यादा है। आप मैंने जैसे जॉइन किया था आपके चैनल में, तो आप यथार्थ हॉस्पिटल की बात कर रहे थे। तो एक हॉस्पिटल सेक्टर में भी लॉन्ग टर्म ट्रेंड्स पॉजिटिव हैं। अब वैल्यूएशंस को देखना पड़ेगा, बट हाँ, लॉन्ग टर्म ट्रेंड्स पॉजिटिव हैं। तो एक फार्मा वर्सेस हॉस्पिटल्स, एक तो ये हो गया। आईटी अभी अनसर्टेन फेज से थोड़ा-सा जा रहा है, मेनली बिकॉज़ ऑफ यूएस एंड एआई एंड वीज़ाज़, इमिग्रेशन। तो वो थोड़े बहुत कई ट्रेंड्स जैसे कि हैं, इतने फेवरेबल नहीं हैं। पर आप देखें, रूरल डिमांड जो है वो पिकअप हो गई है। और वो लास्ट ईयर अर्बन सेक्टर स्ट्रांग था और रूरल वीक था, और अभी रूरल स्ट्रांगर हो रहा है और अर्बन इतना स्ट्रांग नहीं है। तो जो कंपनीज रूरल सेक्टर को केटर करती हैं और जो कि लास्ट ईयर उसी कारण हर्ट हुई थी, सर्टेन सिलेक्ट फाइनेंशियल्स जैसे हैं, तो उस सेक्टर में बेनिफिट आ सकता है। और साथ-साथ जो भी कंज्यूमर ओरिएंटेड कंपनीज़ हैं, जो कि रूरल सेक्टर में जिनका एक्सपोज़र है, अभी जो है, और अगर वो लैग करी हैं, उनके वैल्यूएशंस रिलेटिवली पहले से बेटर हैं, तो उधर एक अपसाइड आ सकता है। और बाकी तो कंपनी स्पेसिफिक देखना होगा। पर ये थोड़े बड़े ट्रेंड्स हैं जो कि काफ़ी क्लियरली नज़र आ रहे हैं। हॉस्पिटल डायग्नोस्टिक सेक्टर अच्छा रह सकता है, रूरल इकोनॉमी से जुड़े ये सेक्टर्स पर आप फोकस करें, फाइनेंशियल्स भी काफ़ी बेहतर प्रदर्शन करने की उम्मीद रखते हैं। पुनीता जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, समय दिया आपने, विस्तार से बाजार के डायरेक्शन पर राय दी। जल्दी आपसे फिर मुलाकात होगी। आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। थैंक आइए, यू, अनिल जी।